साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में हम लोगों ने संविधान के संदर्भ में श्रृंखला का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना, प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं और संविधान की प्रस्तावना की ओर चलते हैं। हम लोग जब बात करते हैं प्रस्तावना की, संविधान की प्रस्तावना, तो इसे हम लोगों ने अमेरिका से समझा है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने भी प्रस्तावना को अपनाया। प्रस्तावना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हम संक्षेप में विषय वस्तु जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसे समझ सके। प्रस्तावना एक संक्षेप है, एक दर्पण है जो उसको परिलक्षित करता है कि कैसा होगा। तो हमारे संविधान विदों ने, हमारे उस समय के नेताओं ने इस बात को समझा कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की प्रस्तावना भी होनी चाहिए। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा उसकी भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना हम लोग कहते हैं संविधान की परिचय या उसकी भूमिका। वह भूमिका, इसे हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। इसे संविधान का सार होता है। इसमें क्या होता है? संविधान का सार। ये संविधान का सार है। प्रख्यात न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। N.A. पालकीवाल, N.A. पालकीवाल, इन्होंने कहा है संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी। इन्होंने कहा कि पालकीवाला ने कहा कि संविधान बृहद है और आप इसे सिर्फ बाहरी एक पेपर से आप समझ सकते हैं कि हमारा संविधान क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने रखा था उसी पर आधारित है, जिसकी उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा हमने किया था दूसरे क्लास में। संविधान पर दूसरे क्लास में मैंने इसकी चर्चा की थी, तो उसी पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन किया गया था। बाद में 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन में, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता सब शामिल किए गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को शामिल किया गया है। अगर संविधान की प्रस्तावना को बात करें, संविधान की प्रस्तावना क्या है इसकी बात करें, तो संविधान की प्रस्तावना आप सभी ने पढ़ा है। हम लोग जब विद्यालय में अध्ययन करते थे तो
असेंबली का अंत संविधान की प्रस्तावना से ही होता था। राष्ट्रगान के बाद संविधान की प्रस्तावना, असेंबली खत्म। तो चलिए हम लोग एक बार प्रस्तावना को लिखेंगे नहीं, केवल सुन लेंगे और आप इसको पहले से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। अगर हम लोग अभी के संदर्भ में प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो क्योंकि 42वें संविधान संशोधन हो चुका है, तो उसके बाद हम प्रस्तावना को भी पढ़ रहे हैं, तो सब हमारी प्रस्तावना इस प्रकार से है। पहले है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अब संविधान में क्या क्या तत्व निकल के आते हैं उसे देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के तत्व। जो हमारे संविधान की विशेषताओं को बतलाते हैं। इसमें 4 मूल तत्व हैं। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार के क्या स्रोत हैं? संविधान को अधिकार कहां से मिलता है? तब प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। भारत के लोगों से शक्ति यानी किसी क्षमता, शक्ति अधिग्रहित करती है। अधिग्रहित करती है। दूसरा, भारत की प्रकृति की बात है। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है।
एक मिनट, थोड़ा एक अर्जेंट कॉल। तो हम लोगों ने इसके दूसरा भारत की प्रकृति को देखा संविधान के संदर्भ में। फिर हम लोग जो तत्व है तीसरा देखेंगे, संविधान के उद्देश्य। हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं? संविधान के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य को जब देखते हैं तो ये बातें निकल करके आती हैं कि हमारे यहाँ संविधान के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान के उद्देश्य हैं। तो हमारे संविधान के उद्देश्य ये हो गए। चौथा, आखिरी, संविधान लागू होने की तिथि। संविधान तिथि, इसमें आता है 26 नवंबर 1949। को संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में किया था। और बाकी संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना के प्रमुख शब्द, प्रस्तावना में कौन कौन प्रमुख शब्द हैं। हम लोग देखेंगे प्रस्तावना के प्रमुख शब्द। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द जो आए हैं उसे हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। तीन सभी शब्दों को हम लोग समझते हैं। पहली बात आती है संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता जरूर देखते हैं तो संप्रभुता शब्द का मतलब है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन जैसे हम लोग ब्रिटिश डोमिनियन थे पहले, माना गया था। तो अब भारत स्वतंत्र हो चुका है, संविधान बन चुका है अपना, तो भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों यानी कि आंतरिक या बाह्य जो भी मामले हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं, उनका निस्तारण वह स्वयं करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसमें क्या है कि पहला बोला गया कि भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। निर्भर नहीं है। दूसरा इसमें क्या निकल करता है, किसी अन्य देश का डोमिनियन भी नहीं है। डोमिनियन भी नहीं है जो पहले हुआ करता था। इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है।
इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। यह आंतरिक मामलों या बाहरी मामलों का निष्पादन स्वयं कर सकता है। आंतरिक व बाह्य माने बाहरी मामलों का निष्पादन स्वयं कर सकता है। वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से संविधान संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार भारत के संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता इसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बहुत सारे देश हैं और वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे संबंध के रूप में उसको देखा जाता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। फिर है दूसरा बात है समाजवादी। समाजवादी समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था संविधान के 42वें संशोधन में 1976 में। इससे पहले भी भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी के लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसमें स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर इसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जा सकता है। हमारा जो भारतीय जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह साम्यवादी समाजवाद नहीं है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। लोकतांत्रिक समाजवाद किस अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। न हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है, न साम्यवादी में है, हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है। भारतीय समाजवाद क्या है? मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव ज्यादा है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में जो लाई गई थी वो भारतीय समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया है। फिर आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया है, 1976 द्वारा जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि उसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं।
अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का सम्मान व समर्थन प्राप्त है। फिर बात आता है लोकतांत्रिक के। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है। नीति निर्देशक तत्व जो हमारे बनाए गए हैं वो जनता के हाथों में शक्ति दे करके अपने काम विधायिका से करवाने के लिए शक्ति उनके पास है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। दो प्रकार का है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार प्रमुख औजार होते हैं, इनके नाम है परिप्रेक्षा। अगर हम लोग कहें कि जब हम लोकतांत्रिक की बात करते हैं तो हमने बात किया कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है। स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र जो वह स्विट्जरलैंड में जो है वो मतदान जो होता है वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार प्रमुख औजार हैं। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसके चार प्रमुख औजार। पहला परिप्रेक्षा, परिप्रेक्षा। दूसरा पहल, तीसरा प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस और इसको रिकॉल बोलते हैं। प्रत्यावर्तन या रिकॉल इसी को बोलते हैं, प्रत्याशी को वापस बुलाना, जिसको चुन के भेजा है फिर वोटिंग करा करके उसे वापस बुला लेंगे, जिसको हम लोग जनमत संग्रह के नाम से भी जानते हैं। तथा नहीं, तीसरा हो ना, चौथा जनमत संग्रह। ये चार चीजें हमें मिलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति को इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, जो हमारे यहां है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक संसदीय होता है, एक राष्ट्रपति के अधीन होता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होते हैं इसमें क्या होता है कि लोगों द्वारा प्रतिनिधि चुने गए, हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, जिसको हम लोग कह सकते हैं जो विधायक सांसद हम लोग जो चुनते हैं वो हमारे प्रतिनिधि ही होते हैं। हम जितना शानदार प्रतिनिधि चुनते हैं वैसा हमारा राज्य देश विकास करता है। हम जैसा प्रतिनिधि चुनेंगे, क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है तो वो हमारी बातों को संसद में रखता है। तो जब हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करेंगे तो यह भी दो प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, पहला संसदीय जो हमारे यहां है, दूसरा राष्ट्रपति के अधीन। जहां सब कुछ राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। हमारे यहां कौन सा है?
व्यवस्था, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक जो हमारा संविधान है उसका लक्षण हमें दिखाई देते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी इसमें शामिल है। तो हमारा जो लोकतंत्र है वो काफी शानदार लोकतंत्र है। इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र जब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी को रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो सकता है, मतलब ही नहीं रह जाएगा। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता के भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग अलग नहीं किया जा सकता है। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ भी अधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। ये बातें डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी 25 नवंबर 1949 को। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में भी व्यवस्था दी। संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। अगला देखते हैं हम लोग गणतंत्र। गणतंत्र एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है राजशाही और दूसरा है गणतंत्र। हम लोग अगर ब्रिटिश की बात करें तो वहां राजशाही है, ब्रिटेन की बात करें भारत में गणतंत्र है, तो हम लोगों ने गणतंत्र को चुना है। राजशाही व्यवस्था में राज्य या राष्ट्र का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होते हैं, जो ब्रिटेन में चलता है। उत्तराधिकारी के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। वही गणतंत्र के राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। जैसे अमेरिका में, तो अमेरिका में गणतंत्र है तो यहाँ पे राष्ट्रपति चुन करके आते हैं। हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र प्रमुख चुन करके आते हैं, हमारे प्रतिनिधि उन्हें चुनते हैं। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में होने की बजाय लोगों के हाथों में होती है, और दूसरी किसी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। तो हमारा जो गणतंत्र है वह काफी अच्छा है ब्रिटिश के राजशाही तंत्र के तुलना में।
तो हमारे संविधान बनाने वालों ने काफी अच्छे तरीके से संविधान को बनाया है। छठा है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 विभिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये 3 प्रकार का न्याय व्यवस्था शामिल है। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान अवसर देना। सामाजिक न्याय किसे बोलते हैं? सामाजिक न्याय का मतलब है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना समान व्यवहार करना। हम लोग किसी प्रकार के जाति, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, इसे हम लोग मानते हैं सामाजिक न्याय। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं में की स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक कारणों या क्षमता के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार भेदभाव हम उसके आर्थिक स्थिति को देख करके नहीं करेंगे। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। एक होता है राजनीतिक न्याय। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि राजनीतिक न्याय, समान राजनीतिक अधिकार क्या होंगे? मत देने का अधिकार सबका बराबर होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार सबका बराबर होगा। तो हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार को लेकर के हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। सामाजिक
आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है? 1917 की रूसी क्रांति से। 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। फिर हमारा अगला आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता भी हमारे संविधान के प्रमुख तत्व हैं और इसे हम लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता के बारे में हमारी संविधान की प्रस्तावना या हमारा संविधान क्या कहता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। जो लोग हैं वो अपने काम को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा को कर सकते हैं। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। इसमें क्या होता है? अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। इसका जिक्र हमारे प्रस्तावना में है। इसको सुरक्षित करती है। सॉरी। जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का अधिकार मिल गया है या उसे राइट मिल गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है, लेकिन इस बात का है कि आपकी स्वतंत्रता से किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से ली गई है। स्वतंत्रता में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व को कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, जो 1789 से 1799 तक चला था। फिर आता है 8वां समता। क्षमता। अक्सर लोग समता और समानता के मध्य जो है अंतर को भांपने में, समझने में उन्हें दिक्कत आती है। तो चलिए हम लोग समता को ठीक से समझते हैं। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी कि विशेषाधिकार नहीं मिलेगा और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है। तो जैसे पहले विशेषाधिकार था समाज में कि किसी की कोई व्यक्ति जो है केवल एक वंश में जन्म लेने के कारण उसको विशेषाधिकार मिल जाते थे और वो उस कार्य को करने के लिए उसे अधिकार मिल जाते थे, तो उस कार्य को करता था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता।
अवसर की क्षमता प्रदान करती है। प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। 3 आयाम शामिल हैं, नागरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक, ये 3 क्षमता शामिल है। मौलिक अधिकार पर जो नागरिक क्षमता का जो प्रावधान है, इसके समक्ष हम लोग देखते हैं तो आता है विधि के समक्ष क्षमता, इसके बाद आता है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता और अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। तो हम लोग देखते हैं क्षमता, नागरिक क्षमता को लेकर के, क्योंकि ये हम लोगों को देखना चाहिए। हम लोग कोई भी क्लासेस करेंगे थोड़ी गहराई से करेंगे, हड़बड़ी नहीं होगी। नागरिक क्षमता देख रहे हैं। हम लोग जब नागरिक क्षमता की बात करते हैं तो उसमें पहला आता है विधि के समक्ष क्षमता। विधि मतलब कानून के समक्ष समता, मतलब कानून के नजर में सभी बराबर हैं। ये है अनुच्छेद 14 में इसका, अनुच्छेद 14 में इसका जिक्र है। फिर है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 15 में। ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, कोई किसी धर्म का सदस्य है, किसी जाति में है, कि कोई भी लिंग है या जन्म स्थान जहां भी हो, उसके आधार पर मूल वंश निषेध। आप इसको ये नहीं कह सकते कि हम इस धर्म, जाति, लिंग से हैं इसलिए हमें एक मिलना चाहिए और वो दूसरे का है इसलिए नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा भेदभाव धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हमारे देश में पहले से था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस बात का जिक्र किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अवसर की क्षमता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता की बात करें तो ये आ जाएगा आपका अनुच्छेद 16। लोक नियोजन मतलब नियुक्तियां। आप अगर सिविल सेवा में जा रहे हैं या कोई भी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या चयन की बात आएगी तो आपको किसी भी प्रकार की भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा, तो ये आपको क्षमता मिलेगी। चौथा, अस्पृश्यता का अंत। जिसको हम लोग छुआछूत बोलते हैं, जो प्रथा है अपने यहां चल रहा था, आज भी कुछ कुछ जगहों पे है, का अंत।
इसकी बात की गई थी अनुच्छेद 17 में। पांचवा, उपाधियों का अंत। इसका जिक्र मिलता है अनुच्छेद 18 में। जैसे पहले होते राजा महाराजा, ये सब टाइटल, श्री श्री, ये सब टाइटल जो है इसका अंत हो गया और अब वो कोई टाइटल नहीं रहेंगे। तो संविधान में से दो उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम में धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। इसकी बात अनुच्छेद 325 में की गई है। तथा दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, ये 326 में किया गया है कि इसमें भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो अनुच्छेद 39 में है, महिला तथा पुरुष को जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। फिर आता है बंधुत्व। नवा है बंधुत्व। बंधुत्व का क्या अर्थ है? बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। जिसे मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का जो जोड़ा गया है, यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा किसी वर्ग विविधताओं को से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के प्रस्ताव में जोड़ा गया था, जिसको हम लोग पहले पढ़े हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति एक सदस्य थे के.एम. मुंशी। इनके अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करती है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान पर बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाला कोई कृत्य न करे, उसका त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। जब आती है कि देश की एकता और अखंडता, तो इस पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन या राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसे भारतीय संघ की बदली न जा सकती वाली प्रकृति पर परिलक्षित होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता और क्षेत्रवादिता, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसे बाधाओं पर पार पाना है, इसे रोकना है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।